नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास 6 नंबर का है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए डायरेक्ट आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। 10% और 19% के हानि पर एक कंप्यूटर को बेचे जाने पर उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 27 है, तो कंप्यूटर का लागत मूल्य बताना है, मतलब उसका कंप्यूटर का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, कंप्यूटर को एक बार 10% के लॉस पर बेचा गया है और एक बार 19% के लॉस पर बेचा गया है। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहले आप ये बताइए कि 100 रुपये का आप कोई चीज़ खरीद के लाए, 100 रुपये का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हो, 20 रुपये का प्रॉफिट हो, अब और एक बार चाहते हैं कि हमको 10 रुपये का हानि हो। ठीक है, तो आप बताइए कि उसको कितना में आप बेचिएगा पहले कंडीशन में, और दूसरा कंडीशन में बताइए कि 10 रुपये का हानि के लिए आप उस सामान को कितना रुपए में बेचिएगा। ठीक है, क्या मैंने सवाल बोला? 100 रुपये के खरीद कर लाए, आप चाहते हैं कि हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हो, तो उस सामान को आप कितने रुपए में बेचेंगे। ठीक है, एक सामान पे आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उस सामान को आप कितने रुपए में बेचे होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है। तो जब भी आपको प्रॉफिट हो ना, 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी आप उस सामान को 120 रुपये में बेचे होंगे। ये मेरा क्या है, 100 क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और 120 क्या है, ये विक्रय मूल्य है, एसपी है। ठीक है, जब भी सामान को 10 रुपये हानि पे बेचे होंगे तो उसको आप 90 रुपये में बेचे होंगे। यही ना जी, 100 रुपये का सामान खरीद के लाए, 90 रुपये में बेच दिए, 10 रुपये का हानि हो गया। 100 रुपये खरीद के लाए, 120 रुपये में बेच दिए, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि आपको एक बार 10% का लॉस है और एक बार 19% का लॉस है। 10% का लॉस कहने का मतलब 100 रुपये अगर आप क्रय मूल्य लेते हैं कि 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य है। ठीक है, तो एक बार आप 10% रुपये का लॉस कीजिए, एक बार 19% का लॉस कीजिए। ठीक है, परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं आप? 10/100। ठीक है, 100 कट गया, आपको 10 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन में आपको 10 रुपये का हानि हो गया, उसी तरह 19% मतलब 19 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, तो उस वस्तु को आप कितने रुपए में बेचे होंगे ये बताना है, तो 90 रुपये में। ठीक है, एक वस्तु को 19 रुपये का हानि हो रहा है, 100 में खरीद के लाए थे, तो कितने में बेचे होंगे? 100 में से 19 घटा दीजिए, कितना? 81 रुपये में बेचे होंगे। तब आपको 19% का लॉस हुआ होगा, क्योंकि खरीद के आप लाए थे 100 रुपये में। ठीक है, मेरा विक्रय मूल्य दोनों आ गया, एक 90 रुपये में बेचे थे, एक को हम 81 रुपये में बेचे थे। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य का बीच का अंतर 27 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है? 9। ठीक है, 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 27। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? कंप्यूटर का लागत मूल्य, यानी कंप्यूटर का क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य क्या माने हैं? 100 रुपये। ठीक है, इसीलिए 100 गुना 3 कीजिएगा, 300 रुपये कंप्यूटर का लागत मूल्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? यदि x और y किसी काम को 20 दिन में, y और z उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि z और x उसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, तो x, y और z तीनों एक साथ एक काम को, मतलब उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, x और y कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में, y z 12 दिनों में। ठीक है, और z और x 15 दिनों में। लिख लेते हैं।
एक्स प्लस वाई कितने दिनों में, 20 दिनों में, वाई प्लस जेड कितने दिनों में, 12 दिनों में, और जेड प्लस एक्स कितने दिनों में, 15 दिनों में। आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। ये 20 है, ये तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, मतलब लघुत्तम कर लीजिए। तीनों का लघुत्तम आएगा आपका 60। आप करके देखिएगा, लघुत्तम निकाल के 60 आएगा। ठीक है, तो 20 से हमको 3 करना है, तो हमको 3 से गुना करना पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें 5 से करना पड़ जाएगा, 12 25 60 होगा, और इसमें 4 से करना पड़ जाएगा। तो आपका ये जो 3 5 4 है, पिछले क्लास में आपको बताए थे हम, ये क्या आता है, ये आपका इफिशियंसी आता है। क्या आता है, इफिशियंसी मतलब क्षमता। ठीक है, इस 60 क्या है, आपका वर्क है, कितना काम है आपका, कि काम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका टोटल काम तो आपको मालूम हो गया, 60 हो गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है कि एक्स वाई और जेड तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमको तो मालूम चल गया कि 60 काम टोटल है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि एक्स वाई और जेड एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम करते हैं, हमको वो निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है। ठीक है, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, प्लस 2y मिलेगा, और प्लस 2z मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, प्लस 2y मिलेगा, प्लस 2z मिलेगा। ठीक है, अगर हम दो यहाँ से कॉमन ले लिए दोनों में से, तीनों में से, ठीक है, कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लिए तो x बचेगा, प्लस y बचेगा, प्लस z बचेगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 3 प्लस 5 8, और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर से चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, यानी आपको मालूम चल गया कि x y और z एक दिन में 6 काम करते हैं। तो टोटल 60 काम को करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, 10 काम, 10 दिन लगाएंगे। ठीक है, 60 काम है, एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे। 10 दिन में तीनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। यही तो पूछा है कि एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्या है, साइन थीटा। क्वेश्चन लिख देते हैं फिर से, अच्छा से लिखा हुआ नहीं है। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, साइन के पावर 1995 थीटा प्लस कॉसेक पावर 1995 थीटा। इसका वैल्यू आपको बताना है, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप अलजाब्रा में एक क्वेश्चन का टाइप सीखे होंगे, कौन सा, कि जब भी आपका x, ये x है, रुकिए मिटा देते हैं इसको, अच्छा से लिख देते हैं। क्या है, x प्लस 1/x के फॉर्म में कुछ भी दे। ठीक है, कुछ भी नहीं मतलब 2 दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों जगह x का वैल्यू 1 पुट कर देना है। यहाँ अगर हम x का वैल्यू 1 रख देंगे और यहाँ भी 1 रख देंगे तो हमको 2 मिल गया ना। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी सवाल पूछ ले, मान लीजिए यही सवाल पूछता कि x के पावर 1995 प्लस 1/x के पावर 1995 पूछ लेता। ठीक है,
एक्स का वैल्यू कितना पुट किए थे, एक एक, तभी तो 2 आया था। तो आप 1 के पावर 1995 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 1 बाई एक्स के पावर 1995 कीजिए कितना आएगा, 1 ही आएगा। टोटल मिला के आपका 2 ही आंसर आ रहा है। आप कुछ भी निकाल लीजिए, आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, बच गया ए सवाल। इसको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को हम x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस फॉर्म में लिख लेंगे और बराबर दोनों का 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरा आंसर भी 2 ही होगा। समझ गए? तो ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ साइन थीटा, तो आप कोसेक थीटा को, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 था, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 था। तो कोसेक थीटा को आप 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना, अगर मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो कितना होगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 2। ठीक है, तो आपका इस फॉर्मेट में आ गया, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए तो आपका आंसर 2 ही आएगा। इस फॉर्मेट में आ गया आपका। ठीक है, इसीलिए अब कुछ भी इसका पावर दे, कुछ भी इसका पावर दे, तो आपको आंसर 2 ही लिखना है। ठीक है, कुछ भी दे दे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन का पावर 1995 थीटा, कोसेक का पावर 1995 थीटा, कितना इसका आंसर होगा, इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया है 5:8 और b अनुपात c का 18:25 है, तो AC आपको a अनुपात c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, a अनुपात b का वैल्यू दिया है 5:8। ठीक है, c का कितना दिया हुआ है, b और c का कितना दिया हुआ है, 18 और 25 दिया हुआ है। ठीक है, 8 के बगल में खाली है, प्लॉट खाली है, कौन लेगा, 8 ले लेगा। 18 के बगल में प्लॉट खाली है, कौन लेगा, 18 ले लेगा। इसको गुना कर दीजिए, 18 गुना 5 90, 18 गुना 8 कितना आएगा, 144, अब 25 गुना 8 कीजिएगा तो 25 दूना 100 होता है, 200 आ जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है और सी है, आपको ए और सी निकालना था, तो 90 अनुपात 200, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, कितना बचेगा, 90, 9 अनुपात 20 आपका अनुपात आ जाएगा, किसका, ए अनुपात सी का। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए 9 20 भी है और 20 9 भी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर एक बार देख लें कि जो मेरा आंसर आया है कौन सा है। तो आपका 9 20 आया है, न कि 20 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितने लोग तो 20 9 मार के निकल जाएंगे जल्दी जल्दी में। तो आपका क्वेश्चन तो आपको सही बनाया था, लेकिन आप टिक लगाने में गलत कर दिए, इसलिए आपका सवाल गलत हो जाएगा वो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में बैठ के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक सवाल क्या है, राम किसी बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है चक्रवृद्धि ब्याज के 5% की दर से, तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम कितने रुपए बैंक में जमा हो जाएगा। राम क्या किया था, 8,000 रुपया जमा किया था, 5% का रेट था, तो 2 वर्ष के बाद उसके बैंक में उसके नाम पर कितने रुपए जमा हो जाएंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। 8,000 रुपये पर पहले साल उसको 5% का इंटरेस्ट लगा, 5% का उसका इंटरेस्ट मिला। दूसरे साल उसी 8,000 रुपये पे
5% उसको इंटरेस्ट फिर से मिला। कितना हो गया, 0 से 2 जीरो चला गया, 80 इंटू 5 400 मिल गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी 2 जीरो चला गया, तो 80 इंटू 5 400, टोटल मिला के 800 रुपये उसको यहाँ से मिले। और 8,000 रुपये पहले से था, उसके पास टोटल कितना हो गए, 8800 रुपये उसके पास टोटल हो गए। ठीक है, लेकिन आपको ये तो साधारण ब्याज से आ गया, आपको पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने आपको क्या बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का जो ब्याज था अब उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या था, ये 400 रुपया आपको पहले वर्ष के अंतिम में मिला था, ये दूसरे वर्ष के अंतिम में मिला था। ठीक है, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज में ये 400 जो पहले वर्ष के था ना, अब इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा। अब तो कैसे लगाएंगे, पहले वर्ष के अंत में तो हमको 400 रुपये मिल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 400 रुपये पे हमको 5% के रेट से हमको और ब्याज मिलेगा। 400 रुपये पे 5% के रेट से और ब्याज मिलेगा। और दूसरे साल तो हमको 400 रुपये मिल ही रहा था। कितना आएगा, 4 दूना 800 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 इंटू 4 कितना आ गया, 20। आपको टोटल 820 रुपये यहाँ से मिले। तो कितना आया, 820 यहाँ से, पहले से आपका 8,000 रुपया, कितना आया, 8820 रुपया आपको टोटल यहाँ से मिल गए। तो आप देख रहे हैं साधारण ब्याज में आपको मिल रहा था 8800, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 8820 मिल रहा है, मतलब 20 रुपया आपको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये क्या था, 20 रुपया आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है, मतलब ब्याज पे ही ब्याज मिला है, तो आपको 20 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 8820 रुपये उसका बैंक में जमा हो जाएगा। लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसे कीजिएगा, इतना लंबा कीजिएगा, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, तो आपको 2 मेथड हम बता रहे हैं, आपको 2 मेथड जो भी अच्छा लगे आप वही कीजिएगा। 5% है, 5% है, तो क्या कीजिएगा आप, जो फर्स्ट क्लास में आपको फार्मूला बताए थे सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, मतलब जो लगातार बढ़ता है, जैसे 5% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा, फिर ब्याज पे ब्याज लगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आप, x प्लस वाई प्लस XY बाई 100, ये टाइप 1 है, टाइप 1 है। ठीक है, पहला मेथड से बता रहे हैं आपको। कितना हो जाएगा, 5 पुट कीजिएगा तो 5 प्लस 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25। इसको 100 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 10, अब 0.25 आएगा, 10.25% इसका टोटल आपका क्या आ गया, रेट आ गया। ये रेट आ गया 10.25, तो 8,000 रुपये पर आपको 10.25 का रेट मिल रहा है आपको 2 साल के बाद। कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये पर 10.25 % है, नीचे 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट था, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा। ठीक है, तो 20 से 80 हम 4 बार में काट देंगे, और 20 से 100 5 बार में काट देंगे, और 5 को हम 1025 से काट देंगे तो कितना बार में जाएगा, 205 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 205 और 4 बचा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 5 चौका 20 और 4 दूना 8, 820 आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, ये आपको क्या मिला, ब्याज मिला, आपको ब्याज मिला 2 साल के बाद। ठीक है, पहले से आपका 8,000 रुपये था, तो टोटल कितना हो गया आपका 8820 रुपये आपको क्या मिले, टोटल हो गए 2 वर्ष के बाद में 8820। दूसरा मेथड क्या है, जो कि हम एग्जाम में अपनाते हैं, हम उसी से करते हैं। क्या है, 5% का रेट है, 5% का रेट को आप फ्रैक्शन में कितना लिखिएगा, 1/20, बढ़ रहा है तो प्लस कीजिएगा, तो 20 से 21 हो जाएगा पहले साल में, दूसरे साल में 20 था 21 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा,
421 इंटू 21 कीजिएगा तो कितना आएगा 441। ये क्या था जिसमें जमा किया था उस समय का था, मतलब ये प्रिंसिपल था, मूलधन था। ठीक है, अभी 2 वर्ष बाद आपका 441 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिश्रधन के रूप में लेते हैं। ठीक है, आपको बताएंगे डिटेल में। ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, मतलब ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, तो आपको पहले 400 था तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8000 रुपया। 400 का वैल्यू 8000 रुपया है। यहाँ से 2 जीरो चला गया, यहाँ से 2 जीरो चला गया। 4 से 80 कितना बचेगा, 4 से 80 काट देंगे 20 बार में, तो 20 बार में पूरा का पूरा चला गया। इसमें हम 20 से गुना कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 से 2 आएगा, 2 4 दूना 8 आएगा, 4 दूना 8 आएगा और जीरो उतर गया। टोटल मिला के 8820 रुपया आपका आंसर मिल गया। ठीक है, 8820। यहीं से हम करते हैं, इसी मेथड से हम एग्जाम में करते हैं। ठीक है, आप भी इसी मेथड को सीखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट होता है। क्या है क्वेश्चन, सौर मंडल का अध्ययन, पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, कोपरनिकस। एग्जाम में पूछता है कि सौर प्रणाली का जो खोजकर्ता से साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, तो कोपरनिकस। ठीक है, और ग्रहों का गति, जो ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 थे, बाद में प्लूटो को हटा दिया गया है, जो कि हम लिखे हुए देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन में। सौरमंडल में 8 ग्रह बचे हुए हैं, पहले 9 थे, 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया है। कहाँ शामिल कर दिया है, भावना नहीं, बौना ग्रह में, बौना ग्रह में इसको शामिल कर दिया गया है। किस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। क्या बोलते हैं, ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया है इसको, ड्वार्फ प्लैनेट ग्रह में। ठीक है, ग्रहों का गति किसने दिया था, केपलर ने। खोजकर्ता कौन थे सौर प्रणाली का, आपका कोपरनिकस। 2 चीज आपको याद रखने हैं, कोपरनिकस और केपलर। ठीक है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे बड़ा और सबसे भारी कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, बुध। ठीक है, आपको हम 2 दिन पहले बताए थे कि सबसे भारी कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध। ठीक है, सूर्य के निकट सबसे कौन है, तो बुध, और सबसे दूर कौन सा है, तो आपको बताए थे वरुण। सबसे नजदीक में कौन सा है, बुध, सबसे दूर में कौन सा है, वरुण। ठीक है, पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शाम का तारा या भोर का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी का बहन किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, पूछे आपसे कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपका वरुण है। कौन है, वरुण, नेपच्यून, इसको बोलते हैं नेपच्यून। और नेपच्यून और क्या था, तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, इसीलिए सबसे ठंडा है। सबसे दूर का ग्रह है, इसीलिए सबसे ठंडा है। तो अगर आप यहां से पूछोगे कि जो आप तो बता दिए कि जो सबसे दूर था वो सबसे ठंडा था, लेकिन ये भी तो बात था कि सबसे सन है, ये सबसे नज़दीक में कौन था, बुध था, मरकरी था, तो उसको सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था। उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है। तो आप जब पूछोगे यहाँ पे बुध को आना चाहिए था, सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है, तो शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन जहाँ भी ज़्यादा पाया जाएगा ना, समझ जाइए वहाँ पे जो गर्मी का इंटेंसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कि कार्बन पाने के कारण शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास है, सैटर्न के पास, मतलब शनि के पास। ठीक है, और बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध और शुक्र। ये एग्जाम में बहुत आता है,
कि कौन से ग्रह हैं जिसके पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो कौन सा है? बुध तथा शुक्र। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला है ना, जो सूर्य के जो सबसे नजदीक है ना, बुध था और शुक्र था। इन लोग दोनों के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का रंग कैसा है? तो लाल है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह उसका रंग कैसा है? तो पीला है। और पृथ्वी ग्रह कैसा है? तो नीला है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वरुण अरुण है, जिसको हम बोलते हैं क्या? यूरेनस। ठीक है, यूरेनस कौन सा कलर का है? तो ये आपका हरा है। कौन सा कलर का है? हरा, ग्रीन कलर का है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। तथा सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, ये पूछता है कि लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? यूरेनस को, मतलब अरुण को। ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे कम घनत्व है, एग्जाम में पूछता है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम पूछता है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिवोस। डिवोर्स नहीं है, डिवोस होगा। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। कौन सा है? फोबोस, फोबोस और डीमोस। डीमोस 2 आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो आपका गैनीमेड हो जाएगा, जो कि आपका बृहस्पति का होता है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह या पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सबसे छोटा कौन सा है? तो डीमोस। सबसे छोटा डीमोस और सबसे बड़ा गैनीमेड। ये डीमोस किसका है? मंगल का है। ठीक है, फोबोस, फोबोस है, फोबोस नहीं है, इसको काट दीजिएगा। फोबोस और डीमोस है, ये दोनों वाला किसका है? ये मंगल का है। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। जितना हम घेर रहे हैं ना, समझ लीजिए कि क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, घेरते जा रहे थे, इसका मतलब समझिए कि सब क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसी सवाल को हम क्वेश्चन में करके लाते तो आपको अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर हम एक लाइन में बना दिए हैं इसको। ठीक है, ये सब दिमाग में पढ़ते जाइए और दिमाग में बैठाते जाइए कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन। बृहस्पति कौन सा है? तो गैनीमेड, जो कि पूरे ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो छोटा कौन सा है? डीमोस। किसका है? मंगल ग्रह का है। ठीक है, शनि में रिंग पाया जाता है, उसका खोज किसने किया था? तो गैलीलियो। दूरबीन आप देखे हैं ना, दूरबीन का भी आविष्कारक कौन था? गैलीलियो ही था। ठीक है, जो रिंग पाया जाता है, जो उसमें कितने नंबर होते हैं? तो 7 रिंग होते हैं। किसमें? शनि में। ठीक है, शनि को क्या बोलते हैं? सैटर्न। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। ठीक है, शनि का। चलिए आगे चलते हैं। सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति से परिभ्रमण करने वाला, मतलब घूमने वाला कौन सा ग्रह है? सबसे तेज तो आपका है पृथ्वी बोल रहे हैं, बृहस्पति। ठीक है, और सबसे स्लो कौन सा है? शुक्र। आपको ध्यान में रखना है तो सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है? ठीक है, ये पता है ना कि सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ जो आपका जो सैटेलाइट ग्रह है, इस चक्कर लगाते हैं, चारों बार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है? बृहस्पति। और सबसे धीमा चक्कर कौन लगाता है? आपका शुक्र। ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी जो है, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी अपने ध्रुव पे कौन से दिशा की ओर मूव करता है, तो आप क्या बताओगे? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर आपका पृथ्वी घूमता है, पश्चिम से पूर्व घूमता है। ठीक है, आप ये बताओगे। लेकिन पूछता है कि पृथ्वी के अपोजिट कौन सा ग्रह घूमते हैं, तो आपका शुक्र और वरुण, मतलब वीनस और नेपच्यून। जो आपका एक सेकेंड लास्ट शुक्र, जो शुरू से आप देखिएगा तो बुध के बाद शुक्र आता है, वो वाला शुक्र,
और जो सबसे लास्ट में पड़ता है 8वां नंबर का आपका वह है वरुण। ये दोनों किधर से किधर घूमते हैं? ये दोनों आपका ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, मतलब पृथ्वी के जस्ट उल्टा घूमते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे का, ठीक है। ये कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो पृथ्वी के अपोजिट घूमते हैं? तो कौन कौन से हैं? शुक्र और वरुण, मतलब नेपच्यून, ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी है तो सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो वो है आपका सूर्य। कौन सा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। सूर्य पे आपका सबसे ज्यादा गैस कौन सा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। उसके बाद कौन सा? हीलियम। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है सूर्य पे? तो लगभग 71% पाया जाता है आपका हाइड्रोजन। कहाँ पे? सूर्य पे। और हीलियम 26% और 3% में अदर गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सूर्य पे सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य में जो एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन से सूर्य को एनर्जी मिलता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। आप प्रकाश, जो लाइट है, लाइट का स्पीड पता है कितना होता है? लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर है, मीटर में है, ठीक है। आपको दोनों एग्जाम में दे सकता है कोई भी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, सौरमंडल से हो गए। चलिए कुछ और जान लेते हैं। अब आपको जानना है मानव शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है। जो आपका जो मानव का जो खोपड़ी है, मान लीजिए कि आपका ये आपका खोपड़ी है, ऊपर का खोपड़ी है, ये आपका आँख है, इधर आपका मुंह है, इधर कान है, ठीक है। ये आपका खोपड़ी है, ठीक है। तो जो मानव खोपड़ी है उसमें टोटल कितने हड्डियां होती हैं? मानव का खोपड़ी में टोटल मिला के आपका 29 हड्डी होती है। ये पूछता है कि जो मानव का जो खोपड़ी है, कंकाल है, उसमें कितने हड्डी पाई जाती है? टोटल 29 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। ये जो ऊपर का भाग है, जहाँ पे आपका बाल होते हैं, माथे में बाल है, ठीक है, जहाँ पे हम तेल लगाते हैं, उसमें पूछता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम, मतलब कपाल। तो पूछता है कि इसमें कितने हड्डी पाई जाती हैं? तो इसमें टोटल आपका 8 हड्डी पाई जाता है। जहाँ तेल लगाते हैं अपना बाल में, जहाँ बाल होता है, ठीक है, उसमें कितना हड्डी? 8 हड्डी। जो आपका चेहरा है, अब बाल से नीचे आइए तो आपका पूरा फेस बचेगा, तो फेस में कितना हड्डी? तो 14 हड्डी। कैसे याद रखिएगा इसको? मान लीजिएगा आप फेयर लवली लगा रहे हैं तो क्या याद रखिएगा? जो मेरा फेयर लवली है ये 14 गुणों से भरपूर है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, मेरा जो फेयर लवली है वो 14 गुणों से भरपूर है, मतलब आपका जो फेस है, फेस में 14 हड्डी होता है, ठीक है। आपका जो कान है, ये कान में एक साइड 3 हड्डी और दूसरे साइड भी 3 हड्डी। कितना हो गए? टोटल मिला के आपका कान में 6 हड्डी हो गए, ठीक है। 8 हड्डी कहाँ हुआ? आपका जहाँ पे तेल लगाते हैं, इसको कपाल बोलते हैं, 8 हड्डी वहाँ पे हुआ। आपका चेहरा में कितना हड्डी हो गया? 14 हड्डी हो गए,
ठीक है, 6 आपका कान में हो गए, ठीक है, और एक हड्डी गला के नीचे होता है जिसको हम कौवे की तरह नहीं निकला होता है बाहर में, कौवे के ठोर की तरह, एक हड्डी वो होता है। तो टोटल कितने हड्डी हो गए? 14, 8 और 14 22 और 6 28, एक 29 हड्डी आपका खोपड़ी में टोटल हो गए। ठीक है, मतलब गले से लेके ऊपर तक टोटल आपका कितना हड्डी हो गए? 29 हड्डी। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो गले से ऊपर टोटल 29 हड्डी होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि मेरा चेहरा में 14 हड्डी होते हैं। ठीक है, जो आपका दिमाग है, मतलब आपका जो मस्तिष्क है, उसका वजन 1350 ग्राम होता है से 1400 ग्राम तक होता है, मतलब 1.5 kg के लगभग में। ग्राम मतलब 1400 ग्राम मतलब 1000 ग्राम का 1 kg होता है। ठीक है, तो 1350 से 1400 ग्राम तक, मतलब 1 से 1.5 kg के बीच में आपका दिमाग का वजन होता है। लड़कियों का 1300 के ग्राम के लगभग में होता है, 1300 ग्राम के लगभग में होता है। ठीक है, तो ये मत समझ लीजिए कि मतलब दिमाग का वेट कम है तो लड़कियों के पास दिमाग कम होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि लड़कियों का दिमाग का वजन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको 1350 से 1400 का एक ऑप्शन जरूर देगा। ठीक है, आपको वही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है? जांघ में। क्या बोलते हैं उसको? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, कहाँ पाया जाता है? जांघ में। सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? स्टेपिस। ये कहाँ पाया जाता है? आपका कान में। ठीक है, जो आपका हृदय है, आपका हार्ट है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है। ठीक है, जबकि हम 1 मिनट में सांस कितने बार लेते हैं? गिनिए, आराम से गिनिए, कितने हो गए? ऐसे करके आप 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। एग्जाम में से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे मत समझिए मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, जो एग्जाम में पूछा है सब वही आपको बता रहे हैं हम को। मेरा जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस खींचते और छोड़ते हैं। ठीक है, जो आपका जो सामान्य मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर 120 mmHg से लेके 80 mmHg तक होता है। जब भी आपका 120 होता है ना, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए कि आपका हृदय है, मतलब आपका हार्ट है, तो हार्ट का काम क्या है? पहले आप ये बताइए, हार्ट का काम क्या है? कोई बोलता है कि हार्ट का काम है खून को साफ करने के लिए, बिल्कुल गलत। जो ब्लड का जो सफाई करने का काम है ना, हार्ट नहीं करता है। हार्ट का केवल काम है ब्लड को पंप करना। पंप मतलब ब्लड को प्रेशर देके धमनी में डायरेक्ट भेज देना, बस इतना ही काम है आपका हार्ट का। ठीक है, हार्ट अटैक होता है ना, उसमें जो मेरा जो ब्लड है पंप होकर नसों में मेरा आने नहीं पाता है। ठीक है, बहुत जगह ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जम जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक होता है। ठीक है, चलिए, नॉर्मल आदमी में कितना होता है? 120 से 80। अगर 180 से ऊपर चला गया तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। 180 केवल 80 mm से नीचे आ गया, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर लो हो गया। ठीक है, मानव शरीर में जल का मात्रा कितना होता है? 70 से 80% तक होता है। मानव शरीर में वाटर का मात्रा 70 से 80% होता है। ठीक है, जो आपका मानव शरीर में हड्डियां कितना होती है? तो बच्चों को मालूम होगा कि 600 होता है, लेकिन मांसपेशियां नहीं मालूम होगा। मांसपेशियां कितना होता है? एग्जाम में पूछता है, 639 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, मेरा जो शरीर है वो किस किस चीज से बना हुआ है? तो आपका बना हुआ है मतलब किसके संदर्भ में? तो आपका कंकाल तंत्र के संदर्भ में। किसे बना हुआ है? बोन्स से बना हुआ है।
कार्टिलेज से बना हुआ है और मसल मांसपेशी से बना हुआ है, मतलब अस्थि से बना हुआ है, उपास्थि से बना हुआ है और मांसपेशी से बना हुआ है। बोन तो आपका होगा 206 और मसल्स मतलब मांसपेशियां होगा कितने 639। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मांसपेशी कितना होते हैं 639 होते हैं। आ गया, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है 7% होता है। ठीक है, रक्त का मात्रा शरीर के भार का, जितना भी शरीर के भार होगा ना उसका आपका 7% होगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है 5 से 6 लीटर आपका शरीर में ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ब्लड का पीएच वैल्यू, ये तो रेलवे एएलपी का फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कितना होता है 7.4 होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, शुद्धिकरण आपका होता है किडनी में। ठीक है, किडनी जब फेल हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है साफ करने के लिए ब्लड को। ठीक है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा। एक चीज़ और आपको और बता देते हैं, मान लीजिए कि ये बोन है, ये क्या है, हड्डी है। ठीक है, इसके जो बीच में जो आपका स्पेस छोड़ा रहता है ना, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, हिंदी में अस्थि मज्जा। यहीं पे आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनता है। प्लेटलेट्स यहीं पे आपका निर्माण होता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स का मतलब क्या है, बिंबाणु। ठीक है, यहीं पर निर्माण होता है, बोन मैरो में ही निर्माण होता है। हड्डी के बीच बीच जो आपको जो खाली स्थान होता है ना हड्डियों में, वहीं पे आपका ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी को क्या बोला जाता है साइंटिफिक नेम, तो एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट, LEUCOCYTE, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, कैसे याद रखना है, इधर RWP, RIP याद रखते हैं ना आप लोग, RIP रेस्ट इन पीस। तो आपको याद रखना है क्या, RWP। क्या चीज, RWP। क्या रखना है, RWP। और इधर याद रखना है आपको ELT। बस इतना ही याद रखना है आपको, साइंटिफिक नेम तीनों का याद हो जाएगा। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, RWPELT। ठीक है, इससे आप पकड़ सकते हैं। किसी का भी पूछ सकता है कि आरबीसी को क्या कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एक क्वेश्चन के फॉर्म में लाएंगे आपको, अभी थ्योरी बता रहे हैं ना, क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर लाएंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या था, जो आपका आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। मतलब 20 दिन से लेकर 3 महीने तक लाल ब्लड आपका जिंदा रह सकता है। स्वेट ब्लड जो होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, चलिए बता ही दिए कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। जो आपका सर्वदाता समूह है, ठीक है, जो सभी को खून दे सकता है, वो कौन सा है, ओ निगेटिव है। निगेटिव याद रखिएगा, तो जो ओ निगेटिव है, पॉजिटिव भी दे देता है, तो किसमें आपको टिक मारना है, ओ निगेटिव में। ओ निगेटिव है जो कि सर्वदाता समूह है, किसी को खून दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव किसी से भी खून
ले सकता है। ये सर्वग्राही है, ये सर्वदाता है। ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक है। ब्लड बैंक, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन को ही कहते हैं ब्लड बैंक। ठीक है। प्लीहा या स्प्लीन इसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। उस जैसे आप खाना खाते होगे उसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फैट वसा पाया जाता है। 3 चीज पाए जाते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। खाना खाए बस वहीं से स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। एग्जाम में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको क्या टिक मारना है? तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमाशय से। आमाशय मतलब कहाँ से? पेट से। पेट मतलब हम क्या समझते हैं? हम पूरा भाग के पेट समझते हैं, नहीं, आमाशय से स्टार्ट होता है। किसका पाचन? प्रोटीन का। वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अग्नाशय से, मतलब पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से आपका वसा का पाचन स्टार्ट होता है। टोटल मिला के अग्नाशय से आपका यहाँ पर तीनों का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है और फैट का यानी वसा का भी पाचन होता है। कहाँ पे? अग्नाशय में। लेकिन स्पेशली वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अग्नाशय से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से? मुंह से ही। प्रोटीन कहाँ से? आमाशय से। ठीक है। अगले क्लास में आपको हम जीभ का स्वाद से रिलेटेड चीज बताएंगे। कौन सा मीठा किधर पहचान सकते हैं, हम कड़वा किधर पहचान सकते हैं, खट्टा किधर पहचानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर रोक रहे हैं। कल अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड। दांत के बारे में बताएंगे, टीथ के बारे में बताएंगे। ठीक है। मतलब जीभ और टीथ बच गया मेरा, वो छोड़ देते हैं उसको, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।